नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। आज हमारे पास है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन, नर्सिंग ऑफिसर के 587 पदों के लिए। अब देखिए, पहली नजर में तो ये सिर्फ एक और सरकारी भर्ती लगती है। कुछ पद, कुछ तारीखें, कुछ नियम। लेकिन आज हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ेंगे, हम इस विज्ञापन को मतलब डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि ये नियम और शर्तें असल में क्या बताती हैं, उत्तराखंड को किस तरह के नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए, और एक योग्य और एक अयोग्य उम्मीदवार के बीच की लाइन वो कहाँ और क्यों खींची गई है। तो चलिए इस दस्तावेज की एक एक परत खोल कर देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उन बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो किसी का भी ध्यान खींचेंगे। 587 पद, ये एक बड़ी संख्या है। और वेतनमान है लेवल 7 का, यानी 44,900 से 1,42,400 तक। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है। इस क्षेत्र की तुलना में मतलब काफी प्रतिस्पर्धी है, खासकर जब आप इसके साथ मिलने वाली नौकरी की सुरक्षा और दूसरे सरकारी भत्तों को देखते हैं। ये दिखाता है कि राज्य इन पदों को महत्व दे रहा है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक स्थायी करियर बनाने का मौका है। सही बात है। लेकिन इससे पहले कि कोई इन आंकड़ों के सपने देखें, तारीखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आवेदन 17 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि आखिरी दिन सरकारी वेबसाइट्स का क्या हाल होता है। हाँ, वो एक तरह का डिजिटल ट्रैफिक जैम होता है। सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतजार करना मतलब खुद को परेशानी में डालना। जो भी गंभीर उम्मीदवार हैं उन्हें अपनी प्रक्रिया एक हफ्ते पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए। चल, अब इन 587 पदों के अंदर झांकते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। जब मैंने इसका ब्रेकडाउन देखा तो एक बात सबसे अलग नजर आई। डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों के बीच पदों का बंटवारा। महिला वर्ग में डिप्लोमा वालों के लिए 336 पद हैं, जबकि डिग्री वालों के लिए सिर्फ 144। पुरुषों में भी यही ट्रेंड है, 75 पद डिप्लोमा वालों के लिए और 32 डिग्री वालों के लिए। मतलब डिप्लोमा धारकों के लिए डिग्री वालों से लगभग दोगुने से भी ज्यादा पद है। क्या ये उत्तराखंड की स्वास्थ्य प्रणाली में किसी खास जरूरत को दिखाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। ये पैटर्न हमें बताता है कि भर्ती सिर्फ खाली पद भरने के लिए नहीं हो रही, बल्कि खास एक रणनीति के तहत हो रही है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। पहली और सबसे सीधी वजह है कि डिप्लोमा कोर्स जैसे जीएनएम अक्सर ज्यादा प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर केंद्रित होते हैं। अच्छा। तो उत्तराखंड के दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को शायद ऐसे ही लोगों की ज्यादा जरूरत है जो तुरंत मरीजों की देखभाल का मोर्चा संभाल सकें। मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव को तरजीह दी जा रही है। कुछ हद तक हाँ। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि राज्य में डिप्लोमा धारकों की संख्या डिग्री धारकों से कहीं ज्यादा हो, तो ये भर्ती मौजूदा वर्कफोर्स के ढांचे को भी दर्शाती है। ओके। ये एक तरह से जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है। वे उन लोगों के लिए रास्ते खोल रहे हैं जो सिस्टम में पहले से मौजूद हैं या आसानी से उपलब्ध हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है आरक्षण का। विज्ञापन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के आरक्षण का जिक्र है। जी। वर्टिकल तो ज्यादातर लोग समझते हैं SC, ST, OBC, EWS और जनरल। जी। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण क्या है? इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर उम्मीदवार यही गलती करते हैं। इसे ऐसे समझिए, वर्टिकल आरक्षण एक इमारत के अलग अलग फ्लोर की तरह है। SC का फ्लोर, OBC का फ्लोर, जनरल का फ्लोर। अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण हर फ्लोर के अंदर कुछ खास कमरों की तरह है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन या उत्तराखंड के अनाथ बच्चे। अच्छा, तो अगर कोई उम्मीदवार SC श्रेणी से है और दिव्यांग भी है तो वो SC वाले फ्लोर पर दिव्यांगों के लिए आरक्षित कमरे में अपनी जगह बनाएगा। उसका मुकाबला जनरल श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार से नहीं होगा, बल्कि SC श्रेणी के दूसरे उम्मीदवारों से होगा। समझ गई। ये आरक्षण श्रेणी के भीतर ही दिया जाता है, उसके ऊपर से नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि हर मुख्य श्रेणी के अंदर इन विशेष समूहों का प्रतिनिधित्व हो।
तो हमने देखा कि व्यवस्था डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन डिप्लोमा या डिग्री के अलावा वो कौन सी शर्तें हैं जो किसी के लिए दरवाजे खोल या बंद कर सकती हैं। चलिए योग्यता की बात करते हैं, और यहाँ मुझे एक नियम बहुत ही सख्त लगा। आप जरूर नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हैं। जी हाँ, विज्ञापन में बहुत साफ साफ और मोटे अक्षरों में लिखा है कि उम्मीदवार के पास उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो भी आवेदन की अंतिम तारीख तक वैध और रिन्यू किया हुआ। यहाँ तक कि रिन्यूअल के लिए आवेदन की रसीद भी नहीं चलेगी। ये नियम इतना अटल क्यों है? ये तो बहुतों को प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। ये नियम बहुत सख्त लगता है, लेकिन इसके पीछे बोर्ड की मंशा को समझना जरूरी है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, गुणवत्ता नियंत्रण, मतलब क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, एक स्थायी और वैध रजिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने के लिए योग्य है और राज्य के मानकों का पालन करता है। ठीक है। दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है, स्थानीय प्रतिभा को प्राथमिकता देना। ये नियम प्रभावी रूप से ये सुनिश्चित करता है कि उत्तराखंड में प्रशिक्षित और रजिस्टर्ड नर्सों को भर्ती में प्राथमिकता मिले। अच्छा, तो ये स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की नीति का एक व्यवहारिक रूप है। बिल्कुल, ये एक तरह का फिल्टर है। बोर्ड ये नहीं चाहता कि चयन प्रक्रिया के बाद दस्तावेजों की कमी की वजह से सीटें खाली रह जाएं। इसलिए वे पहले ही ये साफ कर रहे हैं कि अगर यह एक दस्तावेज सही नहीं है तो आप लिखित परीक्षा में टॉप भी कर लें, आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। इसमें कोई रियायत नहीं है। और आयु सीमा भी है 21 से 42 साल। ये 42 साल की ऊपरी सीमा तो काफी उदार लगती है। हाँ, ये उन लोगों को भी मौका देती है जो शायद किसी और करियर में कुछ साल बिताने के बाद नर्सिंग में वापस आना चाहते हैं, या जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कुछ समय के लिए प्रोफेशन से दूर रहे हों। और इसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए छूट भी है, जैसे SC, ST, OBC के लिए 5 साल और दिव्यांगजनों के लिए 10 साल। ये राज्य की समावेशी नीति को दिखाता है, जो वर्कफोर्स में विविधता को बढ़ावा देना चाहता है। तो मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार इन सभी योग्यताओं को पूरा करता है और परीक्षा के लिए भी तैयार है। अब असली चुनौती शुरू होती है, चयन प्रक्रिया, जो पूरी तरह से एक लिखित परीक्षा पर आधारित है। हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं, जो इसे और भी वस्तुनिष्ठ बना देता है। बिल्कुल, 200 अंकों की परीक्षा, लेकिन इसका पैटर्न बहुत दिलचस्प है। हाँ, पैटर्न को 2 हिस्सों में बांटा गया है और यहीं पर चयन बोर्ड की सोच दिखती है। पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का पूरी तरह से नर्सिंग के ज्ञान पर आधारित है, लेकिन यहाँ भी डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए विषयों का वेटेज अलग-अलग है। जैसे डिप्लोमा के सिलेबस में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 15 सवाल हैं, जबकि डिग्री वालों के लिए 10। अच्छा, तो यहाँ भी फर्क है। हाँ, ये फिर से उसी बात की ओर इशारा करता है कि दोनों से अपेक्षाएं थोड़ी अलग हैं। और दूसरा प्रश्न पत्र तो और भी दिलचस्प है। ये 100 अंकों का पेपर सबके लिए एक जैसा है और इसका नर्सिंग से मतलब सीधा कोई लेना देना नहीं है। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन है। सही कहा। और सामान्य ज्ञान के 40 अंकों में साफ लिखा है कि उत्तराखंड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बोर्ड सिर्फ एक कुशल नर्स नहीं ढूंढ रहा, वे एक ऐसा प्रोफेशनल ढूंढ रहे हैं जो राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को भी समझता हो, जो स्थानीय भाषा और यहाँ के सामान्य ज्ञान से परिचित हो। इससे मरीजों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है। तो दूसरा पेपर एक तरह से उम्मीदवार के उत्तराखंडी होने या राज्य से जुड़ाव को परखने का तरीका है। ये सिर्फ क्लिनिकल स्किल का टेस्ट नहीं, बल्कि एक तरह का कल्चरल फिट टेस्ट भी है। आप इसे ऐसा कह सकती हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। हर गलत जवाब पर 1/4 अंक कटेगा, यानी 0.25 मार्क्स। जी, मतलब हर 4 गलत जवाब आपका एक सही जवाब भी ले डूबेंगे। ये रणनीति को कितना बदल देता है, ये उम्मीदवारों को अंदाजा लगाने से रोकता है और सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनके बारे में वे निश्चित हैं। हाँ, ये सटीकता यानी एक्यूरेसी को गति यानी स्पीड पर प्राथमिकता देता है। और एक और बाधा है न्यूनतम अर्हता अंक, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जनरल और ओबीसी को 45% और SC/ST को 35% अंक लाने ही होंगे। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर उन भर्तियों में जहां कभी-कभी किसी श्रेणी में सीटें खाली रह जाती हैं। ये नियम एक न्यूनतम मानक तय करता है। बोर्ड ये कह रहा है कि हम सीटें भरने के लिए गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे।
अगर कोई उम्मीदवार हमारी न्यूनतम अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हम उस सीट को खाली छोड़ना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि किसी अयोग्य उम्मीदवार को चुन ले। सही है। स्वास्थ्य सेवा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। चलिए अब प्रक्रिया के अंतिम चरण पर आते हैं। आवेदन कैसे करें? सब कुछ ऑनलाइन है www.ukmssb.org पर, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। हाँ, और वो है सभी दस्तावेजों की एक संयुक्त PDF फाइल बनाकर अपलोड करना। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये वो काम है जो अक्सर उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। अच्छा। 10वीं की मार्कशीट से लेकर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन और आरक्षण प्रमाण पत्र तक सब कुछ एक फाइल में। मेरी सलाह यही है कि ये काम आखिरी दिन के लिए बिल्कुल न छोड़ें। इसके लिए समय, धैर्य और शायद किसी कंप्यूटर साक्षर दोस्त की मदद की जरूरत पड़ सकती है। और आवेदन शुल्क भी है। जनरल OBC के लिए 300 रुपए और आरक्षित श्रेणियों के लिए 150 रुपए, और ये नॉन रिफंडेबल है। हाँ, ये भी एक तरह से प्रक्रिया में केवल गंभीर उम्मीदवारों को ही शामिल होने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है। याद रखने वाली मुख्य बातें हैं: 17 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि, 200 अंकों की लिखित परीक्षा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और सबसे बढ़कर उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का स्थायी और वैध रजिस्ट्रेशन, जो शायद सबसे बड़ी बाधा साबित हो सकता है। ये महज एक भर्ती नहीं, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य नीति और सामाजिक प्राथमिकताओं का एक प्रतिबिंब है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।